गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। देखिए, हम जो अपनी अर्थव्यवस्था की अगली सीरीज में बात कर रहे हैं और जैसे कि हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे और आज उसी क्रम में जो है हम वर्ल्ड बैंक की जो अवधारणा है उसको पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक की अवधारणा कहाँ से आई और किस तरह से वर्ल्ड बैंक की अवधारणा जो है उसने जन्म लिया था। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम जो देखेंगे वर्ल्ड बैंक को देखेंगे, जो विश्व बैंक है इसकी अवधारणा को देखेंगे कि इसकी जो अवधारणा है वो आई कहाँ से है। इसकी जो बातें हैं वो करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो विश्व बैंक है इसका जो जन्म है वो एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में ऐसी क्या समस्या आई थी कि जिसके कारण जो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की अवधारणाओं ने जो जन्म लिया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे पहले वैश्विक स्तर पर एक सबसे बड़ी समस्या थी और वो जो थी आर्थिक मंदी थी, इकोनॉमिकल रिसेशन था कि जो बड़े बड़े देश थे उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपना ही पुनर्निर्माण कर लें, रिकंस्ट्रक्शन कर लें या रिस्ट्रक्चर कर लें वो अपना जो है। और साथ ही साथ में जो छोटे देश थे, जो अल्प विकासशील थे, अनडेवलपिंग थे या अनडेवलप्ड थे, उनके पास तो अपने पुनर्निर्माण के लिए वित्त था ही नहीं। तीसरी बात ये थी कि वैश्विक स्तर पर एक समस्या इसी कारण से एक और आ रही थी कि जो देश थे वो एक तरह से अपने आयातों को बंद कर रहे थे, इंपोर्ट को, और एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे। और उसका कारण यही था कि उन देशों के पास में पैसे का न होना था। और इसी कारण से बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन भी करना प्रारंभ कर दिया था, मनी डिवॉल्यूशन। तो इससे जो है वैश्विक स्तर पर एक नई जो समस्या थी वो जन्म ले रही थी। और इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए जो था अमेरिका के हैम्पशायर शहर में 1944 में एक बैठक का आयोजन किया जाता है और उसी बैठक को जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और उसी सम्मेलन में जो है एक संस्थानों के निर्माण की बात की जाती है, जैसे उसी में जो था वर्ल्ड बैंक की अवधारणा आई थी और उसी जो उसमें जो था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसकी एक नई अवधारणा आई थी। और उसी क्रम में एक और संस्था की अवधारणा आई थी, जैसे WTO जैसे संस्थानों की जो है अवधारणा आई थी। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये मैं डिटेल में ले जा रहा हूं, क्यों जरूरत पड़ी इनकी जो है विश्व युद्ध के पश्चात में समस्याएं जो थी वो क्या थी, उनको पर हम सबसे पहले एक विचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो आर्थिक स्थिति का खराब होना था, अधिकतर जो देश थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो खराब हो चुकी थी। जैसे आप देख सकते हैं अधिकतर इसमें जो यूरोपियन जो देश थे उनकी भी स्थितियां जो थी वो खराब हो गई थी और उसमें जो देशों ने भाग लिया था उनकी स्थिति तो बेहद रूप से जो थी उसमें खराब थी। दूसरी बात क्या थी, देशों के द्वारा अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया जा रहा था, डिवॉल्यूशन किया जा रहा था। तीसरी बात जो थी, व्यापारिक जो स्थिति थी वो खराब हो रही थी। व्यापारिक स्थिति का खराब होना, बहुत स्थिति खराब हो रही थी। तो ये जो कुछ स्थितियां थी, और देखिए इसमें और भी बात थी, जो अल्प विकासशील देश हैं, अनडेवलपिंग कंट्री हैं या अल्प विकसित देश हैं, देशों के पुनर्निर्माण की बात आ रही थी कि इनका जो पुनर्निर्माण है वो किस तरह से किया जाएगा, ये भी एक समस्या आ रही थी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए, ये जितनी भी आपको जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो था 1944 में ही एक USA का शहर है हैम्पशायर,
में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। एक यहीं पर एक सम्मेलन का आयोजन होता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में जो था इन स्थितियों पर बात की गई, और इसी क्रम में जो था नए नए संस्थानों की अवधारणा यहीं से आती है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही जो था नए संस्थानों के निर्माण की अवधारणा आती है। और इसी नए संस्थान में जो है प्यारे छात्रों, कुछ संस्थान हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक यहीं से निकल के आई वर्ल्ड बैंक की अवधारणा, विश्व बैंक की अवधारणा जो थी वो यहीं से निकल के आती है। इसकी जो स्थापना थी वो 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। और वहीं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक और अवधारणा निकल के आई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अवधारणा, ये भी 1945 में स्थापित हुआ था। इस पर भी बात करेंगे हम जो है। और एक व्यापारिक स्थिति को सही करने के लिए अवधारणा आई थी WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये स्थापित जो है 1995 में जो है ये स्थापित हो पाया था। लेकिन इससे पूर्व जो है एक संस्थान स्थापित हो जाता है GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जो कि बाद में आगे चल के 1995 में जो है 1995 में जो है यही WTO के रूप में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो बहुत सारे जो संस्थान थे वो ऐसे थे जो कि इनके निर्माण हुए थे। और इसी क्रम में जो विश्व बैंक की अवधारणा जो है, ऐसा नहीं विश्व बैंक एक ही संस्थान है, अभी बताऊंगा मैं कि इसमें कौन कौन से संस्थान थे। पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो विश्व बैंक की जो अवधारणा थी वो कहाँ से आई थी। तो ये जो है USA के हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था उससे आई थी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, तो यहाँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि वर्ल्ड बैंक की अवधारणा किस प्रकार से आती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसी में सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं वर्ल्ड बैंक को ही, विश्व बैंक को। देखो, यदि हम विश्व बैंक की बात करें तो वास्तविकता में इसकी स्थापना जो है फाउंडेशन 1945 में हुई है। और ये जो है 5 संस्थानों से मिलकर के ये जो बैंक है वो बना है। तो कभी पूछा जाए वर्ल्ड बैंक जो है 5 बैंकों से मिलकर के बना है। अभी एक एक बताऊंगा। एक है इसमें IBRD, सबसे पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला है इसमें जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसमें एक है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद। एक है इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और एक है इसमें ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। एक है इसमें जो है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये भी है एक संस्थान जो है इसमें। एक है इसमें मीगा, MIGA, मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक है इसमें मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
एक ये संस्थान भी है इसमें जो है, और एक है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर जो IBRD, IDA, ICSID, मीगा और ये IFC, ये सभी संस्थान मिलकर के जो है वर्ल्ड बैंक के रूप में निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक का जो निर्माण है वो कितनी संस्थाओं से मिलकर के होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 5 संस्थाओं से मिलकर के होता है। और उसमें ये प्रश्न पूछा जाए 5 संस्थान कौन कौन से हैं, तो IBRD, IDA, IFC और ICSID, और एक जो है उसमें IDA है या मीगा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे जो है। चलिए, आज हम इसमें सबसे पहली एक बैंक की बात करते हैं, चर्चा करते हैं आज की क्लास में जो है, और वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, IBRD को समझने की कोशिश करेंगे कि जो IBRD है वो क्या है। आइए देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इसमें IBRD को। सबसे पहला बैंक उठा रहे हैं हम इसमें जो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। सबसे पहला संस्थान पर बात कर रहे हैं हम जो है, जो IBRD है इसको लेकर के हम जो है चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में जो विश्व बैंक की बात करें तो IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अन्य जितने भी संस्थान हैं उनका एक तरह से लीडिंग सेंटर है ये जो है, उन सभी क्षेत्रों को जो है ये लीड करने का काम करता है। इसीलिए वास्तविकता में बात करें तो IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं। याद रखेंगे, IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जानते हैं हम, पहली बात। और दूसरी बात, यदि हम इसमें स्थापना की बात करें इसकी, कि स्थापना कब हुई है, तो स्थापना इसकी 1945 में हुई है। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। पहली बात इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके यदि हम हेड की बात करते हैं, अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपस हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपस हैं। और दूसरी बात, यदि हम इसमें सदस्य देशों की यदि हम बात करते हैं, संख्या करते हैं, तो 189 सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश हैं। और ये सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इसका वही देश सदस्य होता है जो कि एक संस्था में अभी आपको बताया था इससे पूर्व जो है, अगर ध्यान आ रहा हो तो आपको जो है, जब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेटन वुड्स था उसमें 3 अवधारणा आई थी। एक तो वर्ल्ड बैंक की अवधारणा आई थी, सबसे पहली बात तो एक WTO की अवधारणा आई थी इसमें जो था, और एक तीसरे और अवधारणा आई थी। कौन सी अवधारणा आई थी उसमें जो था, अगर आपको याद आ रहा होगा जो है, वर्ल्ड बैंक और WTO, और तीसरा आपको याद आ रहा हो IMA, इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी कह सकते हैं हम इसको जो है। तो अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि
वर्ल्ड बैंक में कौन से देश सदस्य होते हैं? तो IMF वाले ही जो सदस्य देश हैं वो अधिकतर इसके सदस्य होते हैं। यहाँ याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक में IMF के सदस्य देशों को स्वतः सदस्यता मिल जाती है। और देखिए, जो वर्ल्ड बैंक होती है इसमें प्रत्येक देश का अपना एक कोटा होता है, रिजर्व कोटा होता है। रिजर्व कोटा का मतलब क्या है कि जो देश जिसमें इसमें जितना % अंशदान देता है उसी हिसाब से उसका कोटा हो जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। अमेरिका का जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें लगभग जो है आपका 83,000 बिलियन डॉलर का एक तरह से भागीदारी रखता है। तो उसके हिसाब से उसको लगभग 17.2% का कोटा मिला हुआ है। 17.2 का मतलब है इतने % का वोटिंग राइट्स है। भारत को बहुत ही कम है, लगभग 3% के समथिंग में है। तो यहां याद रखेंगे, अंशदान के हिसाब से ही कोटा का निर्धारण होता है। जिससे वोटिंग राइट्स मिलता है। और इसमें जो सर्वाधिक वोटिंग राइट्स है वो है USA का, लगभग उसके पास 17% कोटा है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे जो है। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें IBRD की एक संचालन समिति होती है जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करती है। वो किस तरह से रेगुलेट करती है उसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे जो है कि IBRD की जो संचालन समिति है उसमें कौन कौन होता है, तो उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं IBRD की संचालन समिति की, कि जो IBRD है इसकी संचालन जो समिति है इसमें कौन कौन होता है। सबसे पहली बात, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सबसे पहली बात होती है इसमें जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसमें जो है, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इनका 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और जितने भी सदस्य देश होते हैं वहां से इसमें जो है गवर्नर जो है एक तरह से नामित होकर के आते हैं। सदस्य देशों से नामित होकर एक एक गवर्नर होता है। इसमें जो है एक एक गवर्नर की स्थिति होती है इसमें जो है, और वो भी उस क्षेत्र से होता है जो कि विशेष करके इकोनॉमिस्ट क्षेत्र से होगा। एक कार्यकारिणी संचालन मंडल होता है इसमें, और उसमें 20 मेंबर होते हैं। दूसरी बात याद रखेंगे, कार्यकारिणी संचालन मंडल होता है और इसमें जो है 20 मेंबर्स होते हैं, 20 सदस्य होते हैं इसमें जो है, और सभी सदस्य जो हैं एक तरह से जो देश हैं वो मिलकर के चुनते हैं। और एक इसमें सलाहकार समिति होती है, एक तरह से एडवाइजिंग कमेटी होती है। तीसरी एक होती है सलाहकार समिति होती है, एडवाइजिंग कमेटी होती है। और ये जो सलाहकार जो समिति है इसका जो काम है वो एक तरह से जो सदस्य देश हैं किसको ऋण देना है, किसको नहीं देना है, क्या कार्य करना है। और इसके साथ में ही एक और समिति भी होती है, ऋण समिति भी होती है। और इन समितियों का कार्य है किस देश को ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए।
तो इससे संबंधित जो बातें हैं वो एक तरह से जो ये आपकी कार्यकारिणी समिति है, सलाहकार समिति है, ये सभी मिलकर के जो है इसमें अपना निर्धारण जो है करती हैं। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऋण की जो व्यवस्था है आईबीआरडी में वो किस प्रकार से होती है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो उस पर भी जो है हम एक बार बात कर लेते हैं कि आईबीआरडी में ऋण की व्यवस्था कहाँ से होती है। देखिए जो सदस्य देश होते हैं आईबीआरडी में वहीं से एक तरह से पैसे की व्यवस्था होती है। जो आईबीआरडी के सदस्य देश हैं वहीं से एक तरह से व्यवस्था होती है। कैसे होती है उसको देखिए। आईबीआरडी में ऋण की व्यवस्था कैसे होगी, देखिए आईबीआरडी में कुल धन का 20% सदस्य कुल ऋण, जो ऋण किसी को दिया जा रहा है, कुल ऋण का 20% सदस्य देश बनने वाले सदस्य देश को देना होता है। जैसे किसी को 1 लाख करोड़ डॉलर का ऋण दिया जा रहा है तो उसका 20% जो होगा वो सदस्य देश को देना पड़ेगा मिलकर के जो है। और इसमें कैसे होगा, 2% ये जो है गोल्ड के रूप में देना पड़ता है, स्वर्ण के रूप में देना पड़ेगा ये जो है, और 18% जो है वो अपनी मुद्रा में दे सकता है इसे। कोई भी देश जैसे भारत है तो उसको 2% गोल्ड के रूप में देना पड़ेगा और 18% वो जो है रुपए में दे सकता है, अपनी मुद्रा के रूप में दे सकता है। ये इसको जो अपनी मुद्रा के रूप में जो है उसको दे सकता है। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक एक तरह से जो सदस्य देश होते हैं उनको ये गारंटी देता है कि भाई इस जो व्यक्ति को पैसा दिया गया है अगर ये पैसा नहीं देगा तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से जो गारंटी के ऋण की भी व्यवस्था करता है वर्ल्ड बैंक। दूसरी बात यह जो आईबीआरडी है गारंटी ऋण की व्यवस्था करता है। और तीसरी बात यह है कि यह दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देता है। एक बात और याद रखेंगे, दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देता है। ये जो है लोन देगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन नहीं देता है। इसीलिए इसको जो है हार्ड विंडो लोन कहते हैं, इसको हार्ड लोन विंडो कहते हैं इसको जो है, यानी एक तरह से इसको कठिन ऋण खिड़की के रूप में भी जाना जाता है इसको जो है। ये भी कुछ इसकी बातें हैं तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो है। चलिए अब देखो एक बात और आती है कि जब कभी भी वर्ल्ड बैंक यानी आईबीआरडी पैसा दे रहा होगा तो उसके लिए कुछ न कुछ तो शर्तें वो अपने आप में रखेगा। तो वो शर्तें क्या हैं, जैसे देखिए जब कभी भी किसी देश को ऋण, ऐसा तो है नहीं कि भाई उठाया पैसा और दे दिया ऐसे कैसे, नहीं है। सबसे पहले क्या है, जो संबंधित देश होगा उसका बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जाएगा कि भाई उसका भुगतान संतुलन यानी जो व्यापार कर रहा है वो उसके पक्ष में है या नहीं है। तो सबसे पहला तो उसको ही देखा जाता है। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भाई हम जिस काम के लिए आपको पैसा दे रहे हैं आप उसी काम में उसके पैसे को लगाएं और इसके लिए हम आपको तकनीकी टेक्नोलॉजी सहायता भी देंगे। साथ ही साथ में हमारी एक समिति भी होगी जो कि इस बात पर देखरेख करती है कि आपको हमने जिस क्षेत्र में पैसा दिया आप उस क्षेत्र में उसको खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किसी क्षेत्र में तो नहीं कर दे रहे हैं।
और वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं कि उठा करके किसी को भी पैसा दे दे। वर्ल्ड बैंक से जो संबंधित जो देश होता है जो ऋण ले रहा है, उसका जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो जुड़ा हुआ होता है और उसी के माध्यम से जो है उसको ऋण प्राप्त होता है। तो ये भी आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो ऋण के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, उन पर भी हम एक बार हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, IBRD की ऋण के लिए शर्तें, सबसे पहला इसमें मैंने बताया जैसे संबंधित देश का BOP, संबंधित देश का BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट को देखा जाएगा और इसमें क्या देखा जाएगा कि जो भुगतान संतुलन है उस देश के पक्ष में है या नहीं है। भुगतान संतुलन का पक्ष देखा जाता है इसमें, जो सबसे पहली बात ये रहेगी जो है। दूसरी बात प्यारे छात्रों, इसमें एक बात और देखी जाएगी कि जिस क्षेत्र के विकास के लिए ऋण दिया जा रहा है उसी क्षेत्र में खर्च हो। तीसरी बात, इसके लिए तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। और चौथी बात यह है कि ऋण जो है केंद्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। ऋण संबंधित देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाता है। तो ये जो थी हमारी प्यारे छात्रों IBRD से संबंधित बातें थी कि IBRD की जो अवधारणा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आई थी और उसी में जो है एक तरह से इसकी स्थापना जो है अगले वर्ष 1945 में हो जाती है। और इसके वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपस हैं। अध्यक्ष उसी देश का होता है जिस देश का एक तरह से इसमें सर्वाधिक अंशदान या कोटा होता है। तो अधिकतर वही देश जो है अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए जो नाम है वो नामित करता है। और मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थान हैं, IBRD है, IDA है और IFC है और ICSID है और एक MIGA मीगा है। तो इसमें आज हमने जो है वर्ल्ड बैंक की अवधारणा को देखा और एक संस्थान हमने इसमें IBRD को देखा। और इससे जो अगली क्लास जो हमारी आएगी उसमें जो है हम देखेंगे ICSID देखेंगे, IDA को देखेंगे, IFC जो है इसको देखेंगे इसमें जो है, और जो मीगा जो संस्थान है उसको देखेंगे। फिर जब हमारा जो वर्ल्ड बैंक की अवधारणा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसको भी हमें देखना है। इसके बाद में एक और है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसको भी देखना है। एक है जैसे ब्रिक्स बैंक है, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो अभी हम बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ में जो वर्ल्ड के जो बैंकिंग सिस्टम हैं उन पर भी साथ में हम उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे छात्रों कि ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आपको समझ भी आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है तो आप क्लास को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने जो मित्रगण हैं उनको भी इसको भेजें। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।